हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का पिछले वर्षों के आरओ ईआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो ये आगामी होने वाले आरओ ईआरओ जो कि 20 सितंबर को आपका होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन। इनका पूरा नाम क्या था? ग्रेनविले ऑस्टिन इनका पूरा नाम था। तो यह कथन जो है उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्टिन की पुस्तक का क्या नाम था? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक का नाम था, उसमें वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो सी विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसे कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ तथा उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि फ्रांस के संविधान से जो है गणतंत्र व्यवस्था लिया गया है, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और समवर्ती सूची पूछा जाता है तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है आपका संविधान का भाग 15। तो भाग 15 का संबंध हो जाएगा निर्वाचन से। संविधान का भाग 15 का संबंध किससे होगा? तो निर्वाचन से हो जाएगा। ए का हो जाएगा चौथा। उसके बाद बी दिया गया संविधान का भाग 16। तो संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है, बी का हो जाएगा तीसरा। और सी है संविधान का भाग 17। तो भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और डी है आपका संविधान का भाग 18। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, डी का हो जाएगा पहला आपका। तो 4, 3, 2, 1 जिस विकल्प में होगा वह आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4, 3, 2, 1 विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब आपका, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताना है, क्या होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड का गठन जो हुआ था यानी कि स्थापना, तो 1 दिसंबर, नागालैंड का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। मेघालय का गठन जो है 21 जनवरी 1972 को, मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। सिक्किम का स्थापना 16 मई 1975,
सिक्किम का स्थापना 16 मई 1975 को हुआ था और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो क्रम से देखा जाए तो आपका नागालैंड हो जाएगा पहले, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को। संविधान के अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 के तहत जो है भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति वह भारतीय संसद में निहित है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद और 15 में, अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता दिया गया है। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत हैं, वे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 वह समानता का अधिकार दिया गया है। जबकि आपका अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 वह धर्म पालन करने का अधिकार है। और उसके बाद अनुच्छेद 19, 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार आपका दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यह संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के, यदि आर्टिकल पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 39 के में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो हो जाएगा 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पुदुचेरी को। कब दिया गया? तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, भारत का राष्ट्रपति। भारत जो है एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सेम ही है। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार।
अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल एक कथन जो है वह सही है, यानी कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये सही है। दूसरा जो है यहाँ गलत है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः कथन जो है यहाँ आपका पहला सही हो जाता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो दूसरा कथन जो है यहाँ इसलिए गलत हो जाएगा। तो केवल एक कथन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, संसद की। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है, अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है संसद की है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की होती है। तीसरा है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो निम्न कूट से उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 कथन सही है, 3 और 4 जो है वह आपका गलत है। यानी कि पहला जो दिया गया है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये भी सही है। तीसरा आपका दिया गया है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ये जो है गलत है। चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल वह संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। इस प्रकार जो है आपका पहला और दूसरा कथन जो है सही है और तीसरा और चौथा वह गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिनों के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार जो है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा मात्र अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक के रख सकती है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 तथा 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या
60 तथा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अपवाद स्वरूप जो है आपका गोवा है, जहाँ पर 40 सदस्य हैं, सिक्किम में 32 सदस्य हैं, और मिजोरम में 40 सदस्य, और अरुणाचल प्रदेश में भी जो है 40 सदस्य हैं। ये सभी जो है अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो न्यूनतम जो होते हैं वह 60 और अधिकतम कितना हो सकता है, तो 500। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 2 के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप एक आकस्मिकता निधि का स्थापना कर सकेगा, जो कि राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से जाना जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, 3 माह से अधिक तक नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 197 1 ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11 में। भारतीय संविधान के भाग 11 में के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245, यदि अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 245 से 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं, और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों, जिसमें है आपका संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो भाग 11 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था, और बी शिवरमन तथा एस आर सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे, और आयोग ने 2 नवंबर 1987 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंतरिक अशांति। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत और अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। उल्लेखनीय है कि यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। तो ये जो है याद रखिएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था यानी कि निकाय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का नाम जो है बदलकर आपको पता होगा नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। बाकी जो आपका वित्त आयोग यह आपका अनुच्छेद 280 में वर्णित है। उसके बाद जो है लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णित है। चुनाव आयोग ये आपका 324 में वर्णित है। और अंतर्राज्यीय परिषद भी जो है आपका वह एक संवैधानिक संस्था है, जो कि अनुच्छेद
263 में वर्णित है। ये भी जो है पूछा गया है एग्जाम में। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो वह आपका अनुच्छेद 263 में है। जबकि योजना आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था यानी कि निकाय नहीं है। योजना आयोग का नाम जो है अब क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और 1967 में मोरारजी देसाई के देश के उप प्रधानमंत्री बन जाने के बाद इसके अध्यक्ष के हनुमंथैया बने। जबकि वर्ष 1970 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस आयोग ने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। और वर्तमान में जो है लोकपाल, यदि पूछा जाएगा वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो पीसी घोष। भारत के लोकपाल जो हैं पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अभी जो है नीति आयोग हमने बताया है, तो 1 जनवरी योजना आयोग का नाम बदल के करके अब जो है नीति आयोग कर दिया गया है। तो कब से किया गया है, तो 1 जनवरी 2015 से। पूछा भी जा सकता है 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म होता है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो यदि पूछा जाएगा कि लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आपका है 315 में। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी तीसरे में किया गया है और दूसरा है ये आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक कथन जो है वह आपका सही है। आप देख सकते हैं कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में जो है किया गया है, ये सही है आपका। दूसरा यहाँ गलत है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। भारतीय संविधान के भाग 9 यदि भाग पूछा जाएगा तो भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 डी 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान वह महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो दूसरा इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। तो यहाँ केवल जो है ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जवाहरलाल नेहरू के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। उन्होंने ग्राम स्वराज की वकालत की थी। इसी विचारधारा को जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में पंचायती राज नाम देकर संस्थागत रूप से शुरुआत की थी। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ समिति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला आपका है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति ये 1988 हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। बी दिया गया है अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा। और सी है बी आर मेहता समिति। बी आर मेहता समिति कब गठित किया गया था? तो 1957 में, तो सी का हो जाएगा पहला। और एल एम सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ था, डी का हो जाएगा दूसरा। तो 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 3 1 2 विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। और तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। केवल एक कथन जो है वो आपका सही है, यानी कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा जो है गलत है यहाँ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। और वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत जो है शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अतः जो है आपका यहाँ केवल एक कथन जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधिकरण दिया गया है भाग 10 में, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। तो यहाँ डी ऑप्शन जो आपका सुमेलित है। बाकी सहकारी समितियाँ भाग 9 का ख में दिया गया है। उसके बाद जो है आपका नगर पालिकाएँ भाग 9 क में दिया गया है और पंचायत भाग 9 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का ख जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है आपका। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। भारतीय संविधान का भाग 16 यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकरण का संबंध भाग 14 का से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण पूछा जाएगा तो भाग 14 का से संबंधित है। और अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध भाग 14 से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध भाग 14 से संबंधित है। उसके बाद जो है आपका वित्त आयोग का संबंध भाग 12 से है। वित्त आयोग पूछा जाएगा तो भाग 12 से संबंधित है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। इसे छोटा किया गया है ताकि जो है ये दिखे पूरा। तो 7वीं ए दिया गया आपका 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 7वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा विधायी शक्तियों के वितरण से। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो विधायी शक्तियों के वितरण से है। ए का तीसरा हो जाएगा। बी दिया गया आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। किससे है? तो भाषाओं से है। बी का हो जाएगा आपका पहला। बी का हो जाएगा पहला। सी दिया गया है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से संबंधित है। तो ये सी का हो जाएगा चौथा। और डी का हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। डी का हो जाएगा दूसरा। तो जिस विकल्प में 3 1 4 2 होगा वह आपका सही हो जाएगा। 3 1 4 2। तो आप देख सकते हैं 3 1 4 2 आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। 3 1 4 2। अगला प्रश्न आपका भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही होगा 58वां संशोधन 1987। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वां संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394 का को शामिल किया गया। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 326 हो जाएगा और भाग पूछा जाएगा तो भाग 15 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका दो ऑप्शन सही होगा, सी और डी दोनों। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 दिया गया है। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में स्थापित नहीं किया गया था, जबकि ये 1988 में स्थापित किया गया था। तो ये जो है आपका गलत है। उसके बाद डी जो दिया गया है प्रवर्तन निदेशालय 2000 में दिया गया इसका स्थापना वर्ष, ये भी आपका गलत है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 में। तो सी और डी दोनों ही जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना हुआ था 1964 में। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा और चौथा जो है आपका गलत है। तो यहाँ जो आपका आंसर सही होगा सी और डी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक ने। 8 मार्च 2018 को कर्नाटक ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया। यह राज्य ध्वज नाडा ध्वजा पीले, सफ़ेद तथा लाल रंग की 3 धारियों में विभाजित है, जिसके मध्य में राज्य चिन्ह मुद्रित है वह। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ एक तरफ आपका राजनीतिक दल दिया गया है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप सबको पता होगा कि इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। तो ए का हो जाएगा तीसरा। बी है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई थी। बी का हो जाएगा पहला। और सी है भारतीय साम्यवादी दल। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। सी का हो जाएगा आपका चौथा। और डी है AIADMK। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3, 1, 4, 2 जिस विकल्प में होगा वह आपका सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा 3, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ जो है राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ है अस्तित्व में आने का वर्ष। तो सबसे पहला है आपका नागालैंड। नागालैंड जो है कब अस्तित्व में आया था? तो यह आपका 1963 में अस्तित्व में आया था। कब आया था अस्तित्व में? तो 1963 में अस्तित्व में आया था। जबकि अधिनियम जो 13वें नागालैंड जो है का गठन 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में। तो अधिनियम यदि देखा जाए तो 1962 होगा, उस हिसाब से ए का दूसरा आपका हो जाएगा। जबकि अस्तित्व में जो ए आया था 1963 में अस्तित्व में आया था। तो ए का हो जाएगा दूसरा। बी है झारखंड। झारखंड कब अस्तित्व में आया? तो 2000 में, सन 2000 में। बी का हो जाएगा पहला। ए का हो जाएगा आपका दूसरा। बी का हो जाएगा पहला। सी है तेलंगाना। तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? तो 2014 में। तो सी का चौथा हो जाएगा। और सिक्किम ये आपका 1975 में अस्तित्व में आया। डी का हो जाएगा तीसरा। तो 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वह आपका सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। तो विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा।
याद रखिएगा, नागालैंड जो अस्तित्व में आया था वह 1963 में अस्तित्व में आया था, जबकि नागालैंड राज्य का गठन जो किया गया था वह 13वां संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये बस आपका जो है अंतिम प्रश्न था। एक प्रश्न जो है आपको बताना है कि प्रारूप समिति पूछा जाता है कि अध्यक्ष, तो आपको पता होगा भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बट कभी कभी जो है सदस्यों के नाम भी पूछ लिया जाता है या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं है या कौन है। तो नाम जो है आपको याद रखना है, एन जी आयंगर थे एक सदस्य, एन जी आयंगर थे। उसके बाद जो थे दूसरे BL मित्रा, कौन थे, तो BL मित्रा सदस्य थे। उसके बाद तीसरे जो थे KM मुंशी थे। उसके बाद जो है DP खेतान थे। उसके बाद जो है आपका कृष्ण स्वामी आयंगर थे। उसके बाद जो है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, नाम याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे। बाद में जो है BL मित्रा के स्थान पर N माधवराज व DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णमचारी सदस्य बनाए गए थे। तो ये जो है कभी कभी सदस्यों के नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए जो है हम यहाँ बता दिए हैं। अध्यक्ष आपको पता होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और एक प्रश्न जो है और पूछा जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो संघ सूची में पहले जो विषय थे वह कितने विषय थे, तो 97 विषय थे। लेकिन अब जो है वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं, तो वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं संघ सूची में। उसके बाद जो है आपका राज्य सूची में पूछा जाता है विषयों की संख्या। तो पहले कितना थे, 66 विषय थे पहले राज्य सूची में, वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो अब कम हो गया है, 61 विषय हो गया है। जबकि संघ सूची में बढ़ा है, पहले 97 थे तो अब 100 हो गया है। उसके बाद समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है, तो पहले कितना था, 47 था, अब जो है कितना हो गया है, तो 52 हो गया है। तो इसमें भी बढ़ा है। केवल आपका राज्य सूची में जो है विषयों की संख्या आपका कम हुआ है, बाकी संघ सूची में विषयों की संख्या बढ़ाया गया है, 97 से 100 किया गया है। समवर्ती सूची में भी विषयों की संख्या बढ़ाया गया है, 47 से 52 कर दिया गया है। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो है ये था आपका RO ARO प्री और मेंस में पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से जुड़े प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।